नमस्कार, डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। अगले आधे घंटे में हम देखेंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रही दिन भर नजर, और इन खबरों पर नजर रही है हमारे संवाददाताओं की भी, तो उनसे भी जुड़ेंगे और इन खबरों के बारे में और विस्तार से जानेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की जो सबसे पहली खबर है वो है कि जो जलावतरण किया गया है युद्धपोत का, उससे जुड़ी खबर। भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को मजबूती देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में श्रीमती कला हरिकुमार ने शुक्रवार को कोलकाता में परियोजना 17A के तहत निर्मित दूसरे युद्धपोत दुनागिरी का जलावतरण किया। कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इस युद्धपोत का निर्माण किया है, जो कि आधुनिक उपकरणों से लैस है। GRSE को परियोजना 17A के तहत 3 स्टील्थ फ्रिगेट निर्माण का अनुबंध मिला था। रक्षा मंत्री ने हुगली नदी के तट पर GRSE मुख्य परिसर में युद्धपोत का जलावतरण किया। इस मौके पर नौसेना, सेना, वायुसेना के अलावा GRSE के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले परियोजना 17A के तहत निर्मित पहले स्टील्थ फ्रिगेट का जलावतरण दिसंबर 2020 में हुआ था। दुनागिरी मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज के साथ वर्ल्ड क्लास स्टील फ्रिगेट होगी, जो समुद्र से लेकर आसमान में और अंडर वाटर तक में दुश्मनों को पूरी तरह तबाह कर सके। इसकी लॉन्चिंग GRSE के गोल्डन जर्नी का एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव है, ऐसा मेरा मानना है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्धपोत देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगी। उन्होंने कहा कि दुनागिरी भी किसी भी स्थिति में अपने काम को अंजाम देने में सक्षम होगा। आहार शोलार बांग्ला का भारतीय इतिहास भारत की संस्कृति में अनपैरेलल है, अतुलनीय है। हजारों वर्ष पहले यही के ताम्रलिप्ति पोर्ट के माध्यम से अनेक देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस भी हुआ करते थे। 11वीं सेंचुरी में यह प्रांत भारत की स्ट्रांग नेवल पावर का साक्षी बनता है, जब राजेंद्र चोल प्रथम अपनी नौसेना के सहारे बे ऑफ बंगाल और शिलोंग, जावा, सुमात्रा आदि के विजय अभियान पर निकलते हैं। और नौसेना के लिए इस श्रृंखला का ये चौथा युद्धपोत है। नौसेना के लिए कुल 7 शिवालिक क्लास पोत तैयार किए जा रहे हैं। 4 मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं, बाकी 3 GRSE में। मझगांव गोदी में पहले ही इस श्रेणी के 2 युद्धपोत लॉन्च किए जा चुके हैं। तीसरा युद्धपोत उदयगिरी लॉन्च किया गया था और 7वां युद्धपोत देश की अलग अलग पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखे गए हैं। और इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुधीर यादव दुनागिरी के जलावतरण पर। सुधीर, अगर इससे सबसे पहले हम आम शब्दों में ये समझने की कोशिश करें कि भारतीय नौसेना की ताकत में इस दुनागिरी युद्धपोत के आ जाने से कितनी वृद्धि होगी, तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, इस तरीके से समझे कि जो डोमेस्टिक तरीके से भारत सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें नेवी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, उसी के तहत जो प्रोजेक्ट 17A है, उसके तहत चौथे जो फ्रिगेट है उसका जलावतरण हुआ है। 3 और अभी मिलने हैं, 4 MDL में बनने हैं, बाकी जो 2 बन चुके हैं, 1 GRSE को और बनाना है। जिस तरीके से भारत के सामने चुनौतियां हैं, इंडो पैसिफिक को लेकर बात करें, साउथ चाइना सी को लेकर बात करें, तो हमारे जो मालवाहक जहाज हैं, हमारे बड़े जो असेट्स हैं नेवी के, उनको सुरक्षा कर किस तरीके से प्रदान की जाए, इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। ये फ्रिगेट जो है इसमें एक अहम रोल अदा करेंगे। और जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करे, उसमें भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि जो फ्रिगेट निर्मित हो रहा है उसमें कई सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, छोटे स्तर पर मझोले स्तर की जो रक्षा इकाइयां हैं, उनसे सामान खरीदा गया, तो जाहिर तौर पर एक विन विन सिचुएशन हो रही है। हमारे पास एक कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, हमारी जो सुरक्षा है वो मजबूत हो रही है। खासतौर पर अगर समुद्री सुरक्षा की बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन है सागर, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे रीजन में हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके, उसके लिहाज से बहुत चीजें आगे बढ़ रही हैं और नेवी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अच्छा सुधीर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि 4 जो है वो मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं और 3 जो है ये GRSE में तैयार किए जा रहे हैं। तो क्या इसमें ये भी है क्या कि जो GRSE में तैयार हो रहे हैं, इनको
पूर्वी बंगाल की खाड़ी में और आसपास में तैयार किया जाएगा और उधर जो मझगांव में तैयार हो रहे हैं उनको उधर पश्चिमी अरब सागर में तैयार किया जाएगा, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, देखिए ये तो जब एक बार पूरे इनका इंडक्शन हो जाएगा नेवी में, उसके बाद से तैनाती कैसे करनी है वो अपनी ज़रूरतों के लिहाज से हम करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास MDL है और GRSE है, दोनों में जो 7 हमें फ्रिगेट बनाने, तो उसमें 4 MDL के पास हैं और जो 3 का कॉन्ट्रैक्ट है वो GRSE को मिला। इस तरीके से बन रहा है। लेकिन हाल ही में अगर बात करें खास तौर पर जिस तरह से INS विक्रांत को लेकर भी हम स्वदेशी विमान वाहक पोत बना रहे हैं, तो कैपेबिलिटीज़ की खास तौर पर अगर बात करें लालचंद जी, तो जिस तरीके से कैपेबिलिटीज़ खास तौर पर ये जो पोत निर्माण में हमारी बढ़ रही है वो बहुत काबिल तारीफ है। और ना केवल हम अपने लिए बना पा रहे हैं, बल्कि अब उम्मीद ये की जा रही है कि हमारी जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ है उनको लेकर हम आगे बढ़ें। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट 75 जो है सबमरीन्स को लेकर, जिसमें हम कलवरी क्लास की जो 6 सबमरीन बना रहे हैं, उसमें से 6 मतलब ऑलरेडी इंडक्शन हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बात करें, जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन है, अब वो ये कोशिश ये कर रहा है कि जो सबमरीन जैसा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है वो भी हम अपने यहाँ बनाएं। तो जाहिर तौर पर जो चीज़ें हैं लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती जा रही हैं। ना केवल हम बना पा रहे हैं, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है उनको किस तरीके से आगे लेकर जाएं, कई सारे स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। और नेवी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है। करीब अगर हम बात करें नेवी के करीब 1,75,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर है, उसमें 88% जो है वो जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज है उनसे लिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अहम चीज़ है कि ना हम बाहर जा रहे हैं, बल्कि जो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं वो स्वयं अपनी ही कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। इससे नेवी को फ़ायदा होगा, जो हमारा पैसा होगा वो हमारे पास रहेगा, कैपेबिलिटी डेवलप होगी। और ख़ास तौर पर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो भूमिका हम निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें भी हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी बात अगर इस दूनागिरी की खासियत की करें, इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस पर जो सुविधाएं हैं, उस लिहाज से इस युद्धपोत को किस तरह से देखा जाएगा, खासतौर पर दूनागिरी में जो भारतीय नौसेना को जो सुविधाएं मिलने वाली हैं उस लिहाज से? देखिए, सबसे पहली बात जो स्वदेशी डिज़ाइन है और जो हथियार इसमें लगाए गए हैं, करीब 75% से ज़्यादा जो है वो स्वदेशी हथियार लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में ख़ास बात है। और इसके ज़रिए जो 29 OEMs हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हमने रोज़गार दिया है और करीब 3,000 से ज़्यादा जो डायरेक्ट लोग हैं वो एम्प्लॉय हुए हैं। और सबसे ख़ास बात लालचंद जी, जो कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है वो अपने आप में ख़ास बात है। लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। और फ्रिगेट जो चूँकि तेज़ी से जो हमारे असेट्स होते हैं, नेवल असेट्स की बात करें, अगर हमारे कॉमर्शियल असेट्स की बात करें, उनको सुरक्षा देते हैं, तो उनके लिए तेज़ी बहुत मायने रखती है। तो तेज़ी से ये आगे बढ़ सके। और ख़ास तौर से स्टील्थ क्षमता भी है कि नज़र नहीं आएगा और तेज़ी से दुश्मन को ये छकाने में माहिर है। तो ये सारी खूबियों के साथ इसको तैयार किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमसे जुड़े हुए थे, दूनागिरी का जो जलावतरण हुआ युद्धपोत का, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी, मुझे बताना। डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है। तेरी इतना बारीक प्लान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है वो विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन से जुड़ी हुई है। संसद में देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का आगाज किया। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्षों ने अनेक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि 65वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया है, जिसमें 54 देशों के 181 प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज की बैठक में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा किए जाने को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि सभी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ऑल पार्टी बुलाकर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जाएगी ताकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा ना हो। सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया गया कि सभी दल
अपने अपने राज्यों के अंदर और देश के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय व्यवधान न करें, ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसा सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से निर्णय लिया है और सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी दलों से चर्चा कर इंश्योर करेंगे। जुड़ रहे हमारे संवाददाता राजेश इस खबर पर, इस बड़ी खबर पर जिन्होंने रखी है दिन भर नजर। तो राजेश, विधानसभा अध्यक्षों का ये सम्मेलन और ख़ास तौर पर जो चिंता जाहिर की गई कि जब कभी भी चाहे संसद के अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या फिर विधानसभा के अंदर जो राज्यपालों का अभिभाषण होता है, उस दौरान हंगामा काफ़ी देखने को मिलता है। तो क्या इसको लेकर कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आया इस सम्मेलन में, इस बैठक में राजेश? देखिए, इसमें तकरीबन जो मैंने देखा कि लगभग 20 से अधिक राज्यों के जो प्रतिनिधि थे, चाहे वो विधान परिषद के सभापति हों या फिर विधानसभा अध्यक्ष हों, वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए आए। पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन था और जाहिर तौर पर जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और हरिवंश जो उपसभापति हैं राज्यसभा में, ये दोनों इस बैठक में मौजूद थे और इन दोनों की मौजूदगी में तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये बैठक चली। और इस बैठक में कहीं ना कहीं यह तलाशने की कोशिश की गई कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों की गूंज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद में सुनाई पड़े, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के अभिभाषण जो हैं वो दोनों गरिमापूर्ण होते हैं, लिहाजा इस दौरान व्यवधान नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, आप स्वयं संसद कवर करते रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो परिपाटी पहले थी कि सत्ता हो या विपक्ष, राष्ट्रपति चूंकि सबके होते हैं, जो राज्यपाल हैं वो सबके होते हैं, संवैधानिक पद है। ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कई बार दुविधा की स्थिति में नजर आते हैं जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष जो है शोर शराबा करता है, हाय तौबा मचाता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही हैरानी पैदा करने वाली स्थिति वहां पर दिखाई पड़ती है। लिहाजा इन स्थितियों से निपटने के लिए आज की जो बैठक थी, इस बैठक में लोकसभा स्पीकर ने, हम कहें तो बैठक में इस बिंदु पर चिंता भी जाहिर की और ये निर्देश भी दिया कि राज्यों के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, ये ऑल पार्टी बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के साथ रायशुमारी करके और फिर इस मुद्दे का हल जो है वो निकालें। और कहीं ना कहीं एक जनता में जो खराब संदेश जा रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का अभिभाषण जनता के लिए होता है, जनता के हित के लिए होता है, पूरे साल भर का वो रोड मैप जो है वो प्रस्तुत करते हैं, विकास का एजेंडा प्रस्तुत करते हैं और इस दौरान सदन के भीतर अगर शोर शराबा हो तो जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो ऐसे में इन हास्यास्पद स्थिति से बचने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों को एक साथ बैठकर सर्वदलीय बैठक के जरिए इस मुद्दे को शॉर्ट आउट करने की सलाह जो है वो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने दी है। हरिवंश जो उपसभापति हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी समेत अनेक राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष जो हैं इस बैठक में आए और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है वो की गई है। देखना होगा कि जब कनाडा में जो 20 से 28 तक जो बैठक होगी, उस बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा होगी। कई ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों का कितना असर राज्य विधानसभाओं में दिखाई पड़ता है और विधानसभा की बैठकें जो हैं, बैठकें कम होती जा रही हैं, बैठकों की संख्या घटती जा रही है, इसको लेकर भी इस बैठक में आज चिंता जाहिर की गई। अच्छा राजेश, एक पहलू और है कि हाल में हमने देखा है कि कई विधानसभा जो वो पेपरलेस हुए हैं। तो बात अगर किया जाए कि डिजिटल भारत में, एक नए भारत में विधानसभा, लोकसभा सब पेपरलेस हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस बैठक में इस पहलू पर भी कोई चर्चा हो रही है कि कैसे इसे और ज़्यादा तेज़ी से सारे विधानसभाओं में लागू किया जाए? देखिए, पेपरलेस जो मसला है उस पर आज की बैठक में तो लालचंद चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन यह मुद्दा आपने बहुत ही मौजूद सवाल पूछा, क्योंकि जो डिजिटल
जो एक मैसेज हम कह सकते हैं कि डिजिटल मैसेज जिस तरीके से दुनिया भर के मुल्कों से जो है विभिन्न मुल्कों से होता हुआ हम कह सकते हैं कि अब हमारे राज्य विधानसभाओं तक भी पहुंच चुका है। और बिहार विधानसभा में भी हमने देखा कि पिछली बार पेपरलेस जो है वो जवाब जो मंत्री ने दिया उसका कहीं ना कहीं जो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने जब स्पीकर से पूछा तो स्पीकर ने कहा कि आपने ऑनलाइन जवाब क्यों नहीं दिया, तो मंत्री ने जवाब दिया कि ऑनलाइन जवाब जो है वो दे दिए गए हैं। तो शायद ये पहला मौका था जब बिहार में भी ऑनलाइन जवाब देने की जो प्रक्रिया थी इसको शुरू की गई। और बिहार ही नहीं, तमाम जो राज्य हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और लोकसभा राज्यसभा में तो आपने देखा ही कि कोरोना पीरियड में जो क्वेश्चन जो छपते थे या जो पुस्तिका छपती थी पहले, उसको भी रोक करके ऑनलाइन करने की कोशिश की गई। तो ये बेहतरीन पहल हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्यसभा और लोकसभा या फिर विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्यों के जो आचरण हैं और जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं उसमें जो गिरावट आ रही है उसको लेकर बहुत चिंता जाहिर की गई कि ईमानदारी, शुचिता और आदर्श की बात करने वाले इस देश में जो दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश है, वहां पर संसदीय परंपराओं के विपरीत आकर सदन में जो सदस्य आचरण करते हैं उस आचरण पर कैसे लगाम लगाई जाए, उस आचरण पर कैसे जो है अंकुश लगाई जाए, इसको लेकर चिंता इसमें जाहिर की गई है। अब देखना होगा कि कनाडा में जो बैठक होगी उस बैठक से क्या कुछ निकलता है और सदस्य क्या कुछ सीख पाते हैं, ये देखने वाली बात। इस बैठक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे और लेंगे राजेश, बने रहिएगा हमारे साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर आपके पास लौटेंगे। म्यूचुअल फंड में बैटिंग की तरह टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। गलत, बैटिंग के लिए टाइमिंग सही है, म्यूचुअल फंड्स के लिए टाइम स्पेंड इन मार्केट बिल्कुल सही है। मतलब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करेगा फायदा होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। एकदम सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम राजेश राज अपने संवाददाता से जुड़े हुए थे विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन पर, और उनसे एक बार फिर से जुड़ते हैं राजेश। और खास तौर पर जो कनाडा में होने वाले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की आपने चर्चा की, तो उसमें भारतीय टीम को लेकर क्या चर्चा हुई? कौन कौन मोटे तौर पर इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे भारत की तरफ से? भारत की तरफ से भी जो मोटे तौर पर जो बताया गया उसमें कि बड़ी तादाद में जो विधानसभा से जुड़े हुए जो पीठासीन अधिकारी होंगे, विधान परिषद से जुड़े हुए लोग हैं वो जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा के जो अधिकारी हैं वो जाएंगे। और उस बैठकों में भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसकी गूंज कितनी विधानसभा में सुनाई पड़ती है, या फिर अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अन्य जो समसामयिक मुद्दे हैं उस पर कितनी चर्चा हो पाती है, इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। बैठकों का सिलसिला जो है वो घटता जा रहा है विधानसभाओं में, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जो है वो जाहिर की गई। और सदस्यों ने इस बात पर चिंता भी जाहिर की कि कम से कम 100 दिन जो है, साल में 100 दिन बैठक जो है विभिन्न सत्रों में, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के दौरान कम से कम 100 दिन का जो सफर है विधानसभा और राज्यसभा या फिर लोकसभा विधान परिषद का, वह सफर जारी रहना चाहिए। लेकिन यह देखा जा रहा है कि शोर शराबे और हंगामे की भेंट सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं चढ़ते, बल्कि जो राज्यों के विधानसभा है वहां पर भी गतिरोध का वातावरण देखने को मिलता है। और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले, दम्भ भरने वाले जो लोग हैं वो कई बार राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई को अवरुद्ध कर जनता के मुद्दे से दूर हो जाते हैं। जी राजेश, ये एक बड़ी चिंता की बात है जिसका समाधान जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए थे। और आगे बढ़े उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे और रुख करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह का लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। अपनी कैटेगरी की सिलेक्टेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। हुई ड्रीम टीम, तो सच में ड्रीम टीम है यार। सही है ना? हाँ यार, कैसे सीखी कोई फाइनेंस के बारे में इतना सब? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से। और अब हम रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर, CUET परीक्षा के बारे में। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 की परीक्षा देश के 500 शहरों और बाहर के 10 शहरों में आज से शुरू हो गई। ये परीक्षा 15 यानी कि आज, 16 यानी कल, 19 और 20 जुलाई को होगी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पारदर्शी परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। सभी केंद्रों पर मास्क भी उपलब्ध कराए गए। ये परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। करीब 14,90,000 छात्रों ने इस बार CUET परीक्षा में पंजीकरण कराया है, जिनमें से 8,10,000 विद्यार्थी पहले चरण में और 6,80,000 विद्यार्थी दूसरे चरण में परीक्षा दे रहे हैं। दूसरा और अगला चरण जो है वो अगले महीने की 4 और 10 तारीख को, यानी कि 4 और 10 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर निशांत से इस खबर पर जुड़ेंगे। डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी मुझे बताना। डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है। तेरी इतना बारीक बैग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। CUET की परीक्षा आज पहले चरण की परीक्षा आयोजित हो गई और उस पर हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, पहले चरण की ये परीक्षा हुई आज 15 तारीख को, कल भी है, फिर 19 और 20 को भी पहले चरण की परीक्षा है। पहले चरण की परीक्षा कैसी रही, क्योंकि ये एक नई शुरुआत थी, तो क्या किसी भी तरह की कोई कहीं से दिक्कत, शुरुआती दिक्कत जो होते हैं जिसे हम टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं, इस तरह की कोई दिक्कत कहीं से हुई या बिल्कुल सही तरीके से ये परीक्षा देश भर में आयोजित हुई आज? जी देखिए लालचंद, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि देश में पहली बार इस तरह की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, और ये परीक्षा पूरे देश भर में 500 शहरों में आयोजित की गई और हर जगह अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मूथ बिल्कुल कंडक्ट हुआ परीक्षा, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और वैसे भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको कि इस तरह की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने का अच्छा खासा अनुभव है, पहले भी JEE और नीट जैसी परीक्षाओं का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, तो ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, जैसा कि आपने भी बताया, सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन किया गया और छात्र भी जो NTA की जो व्यवस्थाएं हैं उससे बेहद संतुष्ट दिखे। और वैसे भी करीब 98% छात्रों को उनके जो फर्स्ट चॉइस के जो शहर हैं वहीं पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे, और 2% छात्र ऐसे थे जिनको कि सेकंड प्रेफरेंस के शहरों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे। तो ऐसे में छात्रों को कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनको परीक्षा के शहर की जानकारी पहले ही दे दी गई थी और तमाम इंतजाम पहले से कर लिए गए थे। और छात्रों की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो ये पहला एग्जाम प्रवेश परीक्षा थी, पहली बार आयोजित हो रही थी और छात्रों का उत्साह काफी अधिक था। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले साल में ही करीब 15 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए, जो कि नीट परीक्षा के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। नीट में 18 लाख छात्र औसतन शामिल होते हैं और इसमें 15 लाख छात्र शामिल हुए, जो कि CBSE की 12वीं कक्षा में जितने छात्र शामिल होते हैं तकरीबन उतने ही छात्र, उससे भी अधिक छात्र इस बार शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर छात्रों का उत्साह काफी अधिक रहा और छात्रों को इस बात की प्रसन्नता थी कि उन्हें अब अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं में नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले से ही अपनी अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे, जैसे JNU है, BHU जैसे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो अपनी प्रवेश परीक्षाएं करते थे। छात्रों को हर परीक्षा में शामिल होने के लिए जाना पड़ता था, काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, तो अब उससे उनको छुटकारा मिलेगा। निशांत, ये तो सुविधा की बात हुई, संक्षेप में जरा बता दीजिए प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहा इस बार? जी देखिए, प्रश्न पत्र जो भी थे वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, MCQ जिसको कहते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन थे, और जो उसका पैटर्न था वो NCERT की जो 12वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है उसी पैटर्न पर प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे। बहुवैकल्पिक प्रश्न थे, तो छात्रों को ऐसे में जो सवालों के हल करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई, क्योंकि छात्रों ने अभी हाल ही में 12वीं की परीक्षा दी है और NCERT का सिलेबस जो है जिसके आधार पर उन्होंने परीक्षा दी है वो अभी भी उनके दिमाग में तरोताज़ा था। तो ऐसे में उन जो छात्रों की प्रतिक्रिया रही वो काफ़ी खुश नजर आए कि वो जो प्रश्न पत्र उनके लिए काफ़ी आसान लगा और उन्होंने अच्छे से परीक्षा दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। और जैसी
प्रतिक्रिया आप छात्रों की तरफ से बता रहे हैं उससे यही लगता है कि आगे चल करके शायद इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आज के खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।